हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। ये भी आशा रखती हूँ कि आप लोग अपने पूरी संपूर्ण तैयारी के साथ में आज की क्लास के लिए तैयार हैं। तो चलिए बच्चों, आज शुक्रवार हमारा विज्ञान का दिन है। तो हम विज्ञान का भाग 2 उसमें 7वां प्रकरण जो शुरू था हमारा ऊर्जा प्रवाह, परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह। तो बच्चों, हम पिछले क्लास में जो पढ़े हैं तो कुछ हम याद करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने आहार श्रृंखला, खाद्य जाल, ऊर्जा का पिरामिड, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो बच्चों, आपके लिए कुछ प्रश्न है यहाँ बोर्ड पे, तो ये प्रश्न देखेंगे। कुछ यहाँ पर आपको दिया है कि आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, खाद्य जाल किसे कहते हैं, फिर ऊर्जा का पिरामिड किसे कहते हैं। तो ये कुछ प्रश्न के उत्तर हैं जो हम कृति के माध्यम से हल करने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पे कुछ प्राणी आपको दिख रहे हैं। तो ऐसे ये प्राणी दिए हुए हैं, इस टब में प्लास्टिक के खिलौने हैं। तो यहाँ पे ये जो है आपको इसमें से अरेंज करना है, चुनना है और अरेंज करना है। मैं पूरे तो नहीं ली हूँ, लेकिन कुछ यहाँ पर आपको ट्रे में रखी हुई हूँ। मैं आपको नाम लूँगी, वह नाम आपको अपनी कॉपीज़ में नोट करना है। और नोट करने के बाद में फिर आपको कम से कम 3 से 4 आहार श्रृंखला बनानी है। तो बच्चों, अभी मैं आपको नाम बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए, ठीक है। हिरण, भेड़ या सितारा मछली, ऑक्टोपस, शार्क, लोमड़ी, भालू, कुत्ता, शेर, टाइगर, बाज, पक्षी, ठीक है। तो कम से कम अभी मैंने जितने नाम लिए और एक वनस्पति, कोई भी वनस्पति आप लिख लीजिए। तो इनके नाम लिखने के बाद में अब आप वीडियो बंद कर दीजिएगा और उसके बाद में आपको बताया है मैंने कैसे आहार श्रृंखला बनाई जाती है। तो ये भी मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि पिछली कक्षा में इस तरह से मैंने आपको बताया था। ये उत्पादक, फिर कौन किसको खाता है, फिर कौन किसको खाता है। तो ऐसी अनेक प्रकार की आहार श्रृंखला हमने पिछली क्लास में पढ़ी है ना बच्चों। तो ऐसी बहुत सारी आहार श्रृंखला जब एक साथ हो जाती हैं तब ये होती है खाद्य जाल। तो ये प्रकृति में पाया जाता है, ये हम सब जानते हैं। तो यही जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है वही हम लोग थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह एक सजीव से दूसरे सजीव में स्थानांतरण होता है, जो हमारा आज का हमारा विषय है जैव भू रसायन चक्र। तो किस प्रकार से ये सजीवों में प्रवाह चलता है, तो उसके लिए पहले हम कुछ खाद्य आहार श्रृंखला और खाद्य जाल की निर्मिति करेंगे। तो अभी आप लोग ने नाम लिख लिए हैं, तो उसके बाद में आप बना लेंगे खाद्य जाल, आहार श्रृंखला। और उसके बाद में आपको क्या करना है बच्चों, फिर से वीडियो खोलना है और यहाँ पर आपको ये जो अरेंज किया हुआ है बहुत सारा, तो इसमें से अब चुनना है, आपको चुनना है। ये इस कैसे भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अब मैं एक आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। एक मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे एक वनस्पति ली मैंने, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब ये वनस्पति को मान लीजिए ये बकरी खा रही है, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, फिर अब यहाँ मुझे फिर से प्राणी चुनना है। तो उसको कौन खा रहा है, देखो बच्चों, ये लोमड़ी यहाँ पे रख दिया। अब इसको कौन खाता है बच्चों,
शेर, ये यहाँ पे रख दिया। तो देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे एरो दिए हुए हैं। अब ये एरो से दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि कौन सा किसका आहार है। तो जैसे मान लीजिए वनस्पति को बकरी ने खाया, उसके बाद में बकरी को किसने खाया बच्चों? लोमड़ी ने खाया, है ना। किसने खाया बच्चों? लोमड़ी ने खाया। उसके बाद में आप दूसरे प्राणी, आपके पास में जो भी होगा, ऐसा नहीं कि मैंने जो दिया है वही लेना है, आप खुद भी ले सकते हैं अपने इससे। उसके बाद में फिर अब ये जो लोमड़ी है इसको कौन खा रहा है? शेर, है ना। अब ये देखिए कि इस प्रकार से एरो आपको दिखाने हैं। क्या करने हैं? इस प्रकार से एरो आपको दिखाने हैं। तो यहाँ पे कौन सा प्राणी किसको अपना आहार बनाता है। अब जैसे कि हम जानते हैं बच्चों कि सभी सजीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या तैयार करनी है बच्चों? आहार श्रृंखला। फिर जब आप स्कूल आएंगे तो आप ऐसे बहुत सारे, क्या करना है आपको? ऐसे बहुत सारी प्रोजेक्ट्स जो हैं छोटे छोटे करने हैं। और अब हम दूसरा देखते हैं बच्चों। फिर से यहाँ से एक वनस्पति उठाया मैंने, है ना। ये वनस्पति लिया, ये ले लेते हैं। फिर इसको क्या है बच्चों? कौन खा रहा है? भेड़। फिर ये कौन है? हिरण। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, फिर से आपको ऐसे एरो दिखाने हैं, है ना। ये ऐसे, तो एरो ये दर्शाता है कि कौन सा प्राणी तो किसको खाता है। तो इस प्रकार से ये देखिए दूसरी श्रृंखला तैयार हो गई इस तरह से, है ना। देखिए ना आपको। तो ये आपको यदि वीडियो में अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इसकी फोटो भी डाल दूंगी। तो इस प्रकार से बच्चों एक प्राणी दूसरे प्राणी पर निर्भर होता है। तो ये हो गई हमारी दूसरी खाद्य श्रृंखला, है ना, आहार श्रृंखला। उसके बाद में ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। फिर एक ये वनस्पति है, यहाँ ले लिया, उत्पादक जिसे हम कहते हैं, है ना। अब ये जो वनस्पति है इसको कौन खाता है बच्चों? कीटक। ये कीटक छोटा है, यहाँ पे देखिए मेरे पास में। तो यहाँ पे एक, अब इसको देखो, कीटक भी खा सकता है, टिड्डी भी खा सकता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? ऐसे दो एरो भी दिखा सकेंगे, है ना। तो ऐसे आपको करना है। अभी इसको नीचे रख देते हैं। अब ये टिड्डी भी खाती है, तो ये इस प्रकार से ऐसे दो हो गए। उसके बाद में अब इनको कौन खाता है बच्चों? देखेंगे हम, है ना। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं हम। कीटक, फिर ये पक्षी हो गया। अब फिर ये एरो किस पर आएगा बच्चों? ये पक्षी के ऊपर ऐसे। फिर ये बाज, पक्षी, बाज है। पक्षी के बाद में कौन है बच्चों? तो ये इस तरह से देखिए बच्चों। तो ये हो गई हमारी इस प्रकार से दूसरी आहार श्रृंखला हो गई। तो इस प्रकार से जो है हमको आहार श्रृंखला विभिन्न प्रतियों के माध्यम से अलग अलग साहित्य का उपयोग करके कैसे मनोरंजक हमको बनाना है अपनी पढ़ाई को, अपनी संकल्पना समझने के लिए। उसी प्रकार से बच्चों ये देखते हैं हम लोग, ये भी यहाँ पे एक है शार्क है। उसके बाद में इसको कौन खाता है बच्चों? देखिए ये ऑक्टोपस आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। उसके बाद में इसको कौन अपना आहार बनाएगा? देखिए सितारा मछली है यहाँ पे। तो ये देखिए इस प्रकार से है ना। तो ऐसे यहाँ पे आपके सामने कितनी श्रृंखला बनाई है हमने? 3। कितनी आहार श्रृंखला बनाई है बच्चों? 4 बनाई, सॉरी। कितनी बनी है आपके सामने? ये आप देख रहे हो कितनी है? ये 4 है। तो इस तरह से बच्चों हमको अलग अलग क्या करना है। जब स्कूल आएंगे तो ये एक प्रोजेक्ट है, और आपके घर के आसपास भी ऐसी आपको कोई परितंत्र दिखती है तो आप वहाँ पर भी ऐसी भोजन श्रृंखला, आहार श्रृंखला बनाइए। और ये जो हमने पिछले वीडियो में देखा ही था, उत्पादक,
फिर टिड्डी, मेंढक, सांप, बाज। और यहाँ पे देखो जो सर्वोच्च भक्षक होता है ना, कौन सा सर्वोच्च भक्षक, वो मृत्यु के बाद में उसका क्या होता है बच्चों, विघटन होता है। और विघटन किसके द्वारा होता है, ये कवक, कुछ सूक्ष्मजीव, इनके माध्यम से होता है। और ये जो है कहाँ फिर इनका विघटन होगा, मिट्टी में, है ना। तो फिर से ये कहाँ जाएंगे, मिट्टी में। तो इस प्रकार से ये पूरे जो आप घटक इन आहार श्रृंखला में देख रहे हैं, एक सजीव से दूसरे सजीव में जाते हैं। और इस प्रकार जैविक अजैविक घटक का जैविक घटकों से क्या हो रहा है बच्चों, अंतर क्रिया हो रही है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं, है ना, जो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों ये जो है एक सजीव से दूसरे सजीव में, परितंत्र के सभी सजीव जैविक अजैविक घटकों के माध्यम से जीव को रसायन चक्र के द्वारा एक दूसरे से क्या करते हैं बच्चों, अंतर क्रियाएं करते हैं। और ये अंतर क्रियाएं जो है हमारे परितंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं होगी अंतर क्रियाएं तो क्या होगा बच्चों, पदार्थ और ऊर्जा इनका प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो बच्चों परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह और पदार्थों के प्रवाह के लिए जैविक और अजैविक घटकों ये दोनों में अंतर क्रियाएं होना बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा ये संभव नहीं है। तो ये हमारी हो गई बच्चों पहली कृति, जो हमने देखा कि किस प्रकार से एक सजीव से दूसरे सजीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो आपके सामने एक और दूसरी कृति मैं चाहती हूँ बताने के लिए, थोड़ा सा चेंज, कि आपको संकल्पना अच्छे से समझे। तो ये है बच्चों पट्टियाँ, ऐसी त्रिकोण आकार की पट्टियाँ, त्रिकोण बनाना है इस प्रकार से त्रिकोण। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये आकृति से आपको समझ आ जाएगा। ऐसी त्रिकोणीय पट्टियाँ आप लोगों को बनानी है और उसके ऊपर नाम लिखना है ना, उत्पादकों के, फिर प्राथमिक भक्षक के, फिर द्वितीय भक्षक के, फिर सर्वोच्च भक्षक के। तो इस तरह से क्या करना है बच्चों, ये देखिए आप यहाँ पे अरेंज करना है इसको व्यवस्थित, जैसे आपने यहाँ पे ये अरेंज किया ना 1 2 3 4, तो ये एक दूसरे प्रकार की है। तो इसी प्रकार से आपको ये अरेंज करना है। और इसमें क्या करना है बच्चों कि आपको प्रथम स्तर हो गया, द्वितीय स्तर हो गया स्तर के अनुसार, फिर तृतीय और फिर सर्वोच्च। फिर बच्चों इन सब को हम व्यवस्थित रखने के बाद क्या होगा, एक कृति है, मान लीजिए आप उसको एक धक्का देते हैं, ऐसा पुश देते हैं, या एक उसमें से पट्टी निकाल लेते हैं, तो क्या होगा बच्चों, ये पूरा बिगड़ जाएगा। इसकी रचना जो आपको पिरामिड के रूप में दिख रही है, ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर क्रम इसका घटता जाता है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ऐसा शंकु, ऐसा पिरामिड, तो ये पिरामिड क्या हो जाएगा बच्चों, असंतुलित हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर बच्चों अब यहाँ पे हमको क्या बताना है, इसको कैसे रिलेट करना है, देखिए कि एक भी यहाँ घटक, एक भी सजीव यहाँ से अलग हो जाता है या किसी कारण मृत्यु हो जाती है या कुछ भी कारण से ये नहीं रहता है, तो एक स्तर पर एक कंपोनेंट, एक घटक यदि हट गया तो बाकी पूरी परिसंस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये पूरी तरह से असंतुलित हो जाएगा, जिससे कि हमारे परितंत्र पर प्रभाव पड़ेगा और उसी के साथ साथ हमारी जैव विविधता, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी जैव विविधता की प्रचुरता के लिए, है ना, ऊर्जा का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इस पर भी प्रश्न है। अब जैसे इसमें से जो अभी हमने बताया, ये उत्पादक, प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो बच्चों यदि इनमें से एक भी कम हो जाता है, मान लीजिए हिरण कम हो गया या
गाय कम हो गई, बकरी कम हो गई, या फिर नीचे उत्पादक की संख्या कम हो गई, तो बाकी घटकों पर, बाकी स्तर में जो घटक हैं स्तरों के अनुसार उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमारा परितंत्र कैसे प्रभावित होगा, इस कृति के माध्यम से बच्चों आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। समझा बच्चों? आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो ये 2 कृतियाँ थी आपके लिए, जिससे हम अपने पूर्व ज्ञान को क्या किए बच्चों, इकट्ठा किए। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम सजीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण तो देख लिए हमने आहार श्रृंखला के माध्यम से, है ना। तो अब हमको करना क्या है, अब हमको आगे इसकी चक्र, ठीक है, इन चक्रों के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें जो है हम बोल रहे हैं ऊर्जा का प्रभाव, है ना, ऊर्जा का प्रभाव, द्रव्य पदार्थों का प्रभाव। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है चक्र जीव भू रसायन चक्र। तो जैसे बच्चों हमने देखा है कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है ना, लेकिन यहाँ पर पोषक द्रव्यों का प्रवाह कैसा होता है, यहाँ पे चक्रीय होता है। किस रूप में होता है, चक्रीय होता है। तो यहाँ पे प्रत्येक सजीव की वृद्धि के लिए ये जो है पोषक द्रव्यों की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न प्रकार के पोषक द्रव्य होते हैं बच्चों। तो परितंत्र में पोषक द्रव्यों के चक्रीय प्रवाह को ही हम जीव भू रसायन चक्र कहते हैं। तो बच्चों सजीवों की वृद्धि के लिए, सजीवों की वृद्धि के लिए अजैविक घटकों और जैविक घटकों का एक दूसरे में रूपांतरण होते ही रहता है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो बच्चों शिलावरण, जलावरण, वातावरण, इनसे मिलकर जो जीवावरण बनता है, इसके माध्यम से यह चक्र हमारी प्रकृति में निरंतर शुरू रहता है। तो इस प्रक्रिया में जैविक, भूस्तरीय, रासायनिक पोषक द्रव्यों के चक्रीय भवन जटिल होते हैं और वह परितंत्र ऊर्जा वहन के स्तर पर ही निर्भर करता है कि कितनी ऊर्जा उसमें है। तो बच्चों ये जो है ये जो आपको चक्र दिख रहा है, ये आपकी बुक में दिया है कि किस प्रकार से जलावरण, शिलावरण और वातावरण, इनमें से किस प्रकार से ये चक्र शुरू रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीव भू रसायन चक्र। और फिर इसके 2 प्रकार हैं, एक वायु चक्र और दूसरा अवसादन चक्र, जिसको भू चक्र भी कहा जाता है। तो वायु चक्र में प्रमुख अजैविक गैसीय पोषक तत्व होते हैं बच्चों। इनका संग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में पाया जाता है, लेकिन प्रमुख अजैविक पोषक द्रव्यों का संग्रह पृथ्वी पर मृदा, अवसाद इन और चट्टानों में पाया जाता है। उसके बाद में वायु चक्र में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि इनका समावेश होता है। लेकिन अवसादन या भूचक्र में लोहा, कैल्शियम ऐसे खनिज जो हैं, इनका समावेश होता है। फिर वायु चक्र में हमको अब आज के इसमें क्या पढ़ना है बच्चों, देखिए, है ना, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। ठीक है, तो ये हो गया जैव भू रसायन चक्र के, वायु चक्र के बारे में। और अवसादन जो है खनिज चक्र, जितने भी खनिज है अभी जो हमने देखा है। तो बच्चों वायु चक्र की गति, वायु चक्र की गति अवसादन चक्र से अधिक होती है। ठीक है, जो वायुमंडल में है ना वायु चक्र, अभी हमने कहा इसकी गति अवसादन चक्र की तुलना में अधिक होती है। तो बच्चों जलवायु परिवर्तन, मानवीय हस्तक्षेप, मानवीय आंतरिक क्रियाओं का चक्रों की गति, तीव्रता व संतुलन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। जो भी मनुष्य के द्वारा परिवर्तन होते हैं, जलवायु परिवर्तन होते हैं, मानवीय क्रियाओं
ये सारी चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं इस चक्र को। तो बच्चों, वायु चक्र व अवसादन चक्र ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, ये पूर्ण रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन, तो ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? वायु चक्र, है ना, वायु में। उसी प्रकार नाइट्रोजन के और घटक यौगिक जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रेट, तो ये सब कहाँ होते हैं बच्चों? मिट्टी में होते हैं, मृदा। तो वो कौन सा प्रकार हो गया जीव भू रसायन चक्र का? अवसादन हो गया। तो देखिए, ये दोनों में पाए जाते हैं, तो ये अलग नहीं है। दूसरा उदाहरण हम एक और देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बच्चों वायु में होती है, तो वायु चक्र में कि और उसके जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, उसके प्रकार हैं, जैसे ग्रेनाइट, कोयला, कार्बन, हीरा इत्यादि, ये सब कहाँ होते हैं बच्चों? मिट्टी में होते हैं। तो ये जो है कौन से चक्र हो गया? जीव भू रसायन चक्र। कौन सा प्रकार है? अवसादन। तो इस प्रकार से ये उदाहरणों से हमने देखा कि ये दोनों जो है एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। एक्सक्यूज मी। तो बच्चों, अभी ऐसा उम्मीद के साथ में आगे बढ़ती हूँ कि आपको ये जीव भू रसायन चक्र समझ आया है ना। तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार दोहरा दूँ बच्चों कि यहाँ पे पोषक द्रव्यों का क्या है? पोषक द्रव्यों का चक्रीय प्रभाव। ठीक है, किसका? पोषक द्रव्यों का चक्रीय प्रभाव। इसी को हम जीव भू रसायन चक्र कहते हैं। उसके बाद में हम आते हैं बच्चों कार्बन चक्र। तो बच्चों, कार्बन चक्र के लिए उसी प्रकार कार्बन जो तत्व है, इनका क्या होता है? चक्रीकरण। अभी जैसे बताया मैंने, ये एक सजीव से दूसरे सजीव, दूसरे सजीव से तीसरे सजीव, तो कैसे ये होता है ये अभी हमको देखना है ना। तो यहाँ पे कार्बन के वायुमंडल से सजीवों में, ये वायुमंडल से सजीवों में, और सजीवों से होते हुए फिर से ये वायुमंडल की ओर होने वाला पुनः चक्रीकरण और अभिसरण, ये क्रिया को ही हम कहते हैं कार्बन चक्र। अभी किस प्रकार होता है ये हम थोड़ा समझेंगे। तो इसके लिए दो प्रक्रियाएं हैं, यहाँ देखेंगे, आपके बुक में दिया हुआ है, तो आप थोड़ा सा देखिएगा खोलकर। तो यहाँ पे देखो बच्चों, दो प्रक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है। एक है प्रकाश संश्लेषण और दूसरी है श्वसन। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जैसे कि पूर्व कक्षाओं से जानकारी है हमें कि सूर्य है ना, सौर्य ऊर्जा, सूर्य प्रकाश, फिर पत्तियों में पाए जाने वाला हरित लवण, पर्णहरित जिसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्रकृति से, ये चार घटक से वनस्पतियां अपना भोजन स्वयं निर्माण करती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, जो कार्बोस के रूप में और ऑक्सीजन देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा है बच्चों, तो ये क्या हो गया? जैविक कार्बन। अब ये कहाँ पे गया है? फिर से देखिए बच्चों, इसको कौन लेते हैं? प्राणी भी लेते हैं, मनुष्य भी लेते हैं, है ना, मनुष्य भी लेते हैं। तो ये जो श्वसन क्रिया है बच्चों, यहाँ से नीचे देखेंगे आप, इसका जो भोजन ग्रहण करते हैं इसका ऑक्सीकरण होता है, और ये संपूर्ण क्रिया ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है तंतुकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम कहते हैं। तो इन क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम छोड़ते हैं श्वसन क्रिया के माध्यम से, पानी और ऊर्जा के रूप में हमारे तंतुकणिका माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का अंग है, उसमें ये क्या होती है? संचित रहती हैं। तो बच्चों देखिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड हमको श्वसन क्रिया से मिला, दूसरा यहाँ देखिए आप कारखाने हैं, तो ये चिमनियों से भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो बच्चों इस प्रकार से जितने भी स्रोत हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ये सब वायुमंडल में जाते हैं,
फिर वायुमंडल से फिर से देखिए क्या होता है, ये अजैविक हो गया। फिर यहाँ पे क्रिया होने के बाद में फिर जैविक कार्बन में बदलता है अजैविक। उसके बाद फिर से इनका क्या होता है, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है बच्चों, वातावरण में। इस प्रकार ये चक्र जो है निरंतर शुरू रहता है ना। तो बच्चों देखिए ध्यान से, आपके बुक में भी दिया हुआ है, मैंने ये एक खड्डे पे लगा लिया है ताकि आपको ये परिचित हो जाए। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन के अजैविक परमाणुओं का प्रमुख रूप से जैविक क्या होता है, अभिसरण और पुनर्चक्रीकरण निरंतर होते रहता है। तो इसलिए बच्चों कार्बन चक्र भी जैव भू रसायन चक्र का एक महत्वपूर्ण चक्र है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों इसी प्रकार ये देखिए ना, अभी आपने यहाँ पे ये आहार श्रृंखला जो हमने बनाई, तो इसी प्रकार एक सजीव से दूसरे सजीव तक कार्बन का अभिसरण चलते रहता है। ठीक है। और उसके बाद में जब इन सजीवों की मृत्यु होती है, जैसा ये सर्वोच्च भक्षक है ना, जब इसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात इनका क्या होता है बच्चों, फिर से विघटन होता है। और विघटन किसके द्वारा होता है, कवक, कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं, इनके कारण विघटन की क्रिया होती है। और फिर से ये कहाँ जाता है, प्रकृति में। और फिर ये वहाँ से होते हुए अभी जो हमने ये चक्र देखा, तो फिर से ये कहाँ आ गया, ये सजीव में आ गया। तो इस प्रकार ये जो क्रिया निरंतर शुरू रहती है। तो इसी चक्र को बच्चों हम कहते हैं कार्बन चक्र। उसी प्रकार से दूसरा है ऑक्सीजन चक्र, है ना। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये भी आपके बुक में दिया हुआ है, आपको समझ में आएगा। तो बच्चों देखो, जीवावरण में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, इसके पहले कार्बन का हो रहा था तो कार्बन चक्र, अब यहाँ ऑक्सीजन घटक है तो ऑक्सीजन का अभिसरण और उसके पुनः उपयोग को ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं बच्चों कि हमारे पृथ्वी पे ऑक्सीजन का जो है कितनी प्रतिशत मात्रा है, 21, जो हम पिछली कक्षा में भी पढ़े हैं बच्चों। तो इस प्रकार से ये जो है तीनों मंडल में कहाँ कहाँ पर बच्चों, शिलावरण, वातावरण, जलावरण, ऐसे सभी इसके देखें तो 21% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो इस चक्र में भी बच्चों जैविक और अजैविक ये दोनों घटक जो हैं आपस में अंतःक्रियाएं करते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे देखिए सेम वही अभी जो मैंने समझाया कि वनस्पतियाँ ऑक्सीजन निर्माण करती हैं जो कि प्राणी लेते हैं, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से मनुष्य द्वारा, प्राणियों द्वारा छोड़े गए कहाँ जाता है, ये वातावरण में जाता है। और ये बच्चों इसी प्रकार से क्रिया निरंतर शुरू रहती है। तो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन अत्यधिक क्रियाशील होता है ना। तो बच्चों ये वातावरण में जलवाष्प के साथ क्रिया करता है ना। फिर ऑक्सीजन अणु जैसे O2, फिर पानी भी बनाता है, वाटर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऐसे अनेक यौगिकों का भी निर्माण करता है। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन की निर्मित होती है ना। और जैसे विघटन, अब इन प्राणियों की मृत्यु के बाद में, जैसे सर्वोच्च भक्षक है यहाँ पे 5 पक्षी, हिरण, फिर शेर, है ना। तो इनकी मृत्यु के बाद में बच्चों क्या होता है, इनका विघटन होता है। तो ये विघटन सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। तो इसमें जो है क्या होता है बच्चों, उसी प्रकार ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो जैसे विघटन की क्रिया है वैसे ही जंग लगना बोलो या फिर ज्वलन की क्रिया बोलो, इत्यादि क्रियाओं में कुछ सूक्ष्मजीव भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं श्वसन के लिए। तो ऐसे इनका उपयोग निरंतर शुरू रहता है ना। तो इसको हम कहते हैं बच्चों ऑक्सीजन चक्र। ठीक है। उसके बाद में आता है बच्चों नाइट्रोजन चक्र।
कौन सा चक्र आता है बच्चों? ये देखिए नाइट्रोजन चक्र, ये भी आपके बुक में दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन तत्व का चक्र है, तो उसी प्रकार से नाइट्रोजन भी जैविक और अजैविक प्रक्रियाओं से नाइट्रोजन गैस के अलग अलग यौगिक में क्या होता है बच्चों? फिर से अभिसरण और इसका पुनः चक्रीकरण को ही हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो बच्चों हमको मालूम है प्रकृति में, वायुमंडल में ये 78% इसकी मात्रा होती है नाइट्रोजन की। तो प्राकृतिक चक्र को का सातत्य आबादित यानी संतुलित रखने के लिए इस नाइट्रोजन चक्र की भी आवश्यकता होती है। तो बच्चों ये नाइट्रोजन भी, इसमें सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव, सभी प्रकार के सजीव इनमें ये क्रिया में भाग लेते हैं। तो बच्चों नाइट्रोजन जो है प्रथिन न्यूक्लिक अम्लों का भी एक महत्वपूर्ण घटक माना गया जाता है। तो बच्चों जैसे कि हमने पढ़ा कार्बन और ऑक्सीजन चक्र, तो ये अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण दूसरे यौगिक बनाते हैं, पर नाइट्रोजन उतनी मात्रा वैसा नहीं है, तो ये यौगिक नहीं बनाता है। अधिकतर सजीव जो है मुक्त अवस्था में नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते। तो बच्चों ये नाइट्रोजन चक्र के जो 4 क्रम हैं कौन कौन से हैं? पहला है बच्चों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, दूसरा है अमोनीकरण, तीसरा है नाइट्रीकरण और चौथा है डीनाइट्रीकरण। तो अब हम देखेंगे बच्चों कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी क्या होता है। तो बच्चों वायुमंडल की जो नाइट्रोजन गैस है वो जैविक और अजैविक घटकों के माध्यम से, है ना, अजैविक और जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या होता है, नाइट्रोजन गैस का रूपांतरण किस में होता है? नाइट्रेट और नाइट्राइट। तो इसी क्रिया को हम कहते हैं बच्चों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। फिर अमोनीकरण क्या होता है बच्चों? सजीवों के अवशेष, ये देखिए सजीवों के अवशेष, है ना, कुछ उत्सर्जित पदार्थ, ये क्या उत्सर्जित करते हैं? अमोनिया। क्या उत्सर्जित करते हैं? अमोनिया। तो अमोनिया मुक्त होती है बच्चों, इसलिए इस क्रिया को हम अमोनीकरण कहते हैं। फिर नाइट्रीकरण यानी क्या होता है बच्चों? अमोनिया का रूपांतरण नाइट्रेट में और नाइट्राइट में। ये देखिए नाइट्रेट में, यहाँ पे अमोनिया का रूपांतरण नाइट्रेट और नाइट्राइट इसमें होता है, तो इसीलिए इस क्रिया को हम नाइट्रीकरण बोलेंगे। और डीनाइट्रीकरण यानी फिर से ये जो यौगिक हैं अमोनिया के, इनका रूपांतरण वायुमंडलीय नाइट्रोजन में होता है, अर्थात गैसीय नाइट्रोजन इसमें होता है इनका रूपांतरण। तो इसीलिए इस क्रिया को हम कहते हैं डीनाइट्रीकरण। तो बच्चों ये जो हमने आज देखा, क्या देखा बच्चों? 4 चक्र है ना। तो जीव भू रसायन चक्र के जो चक्र हैं, वायु चक्र, अवसादन चक्र, फिर ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र। तो थोड़ा सा हम यहाँ समराइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है ना। तो जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है, उसके बाद में 2 प्रकार हैं जैव भू रासायन चक्र के, वायु चक्र, अवसादन चक्र। फिर उसमें कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, है ना। और फिर अवसादन चक्र। तो कार्बन चक्र हमने पढ़ा कि कार्बन का चक्रीकरण और अभिसरण निरंतर जीवावरण में क्रिया शुरू रहती है, उसी प्रकार ऑक्सीजन का भी सेम इसी प्रकार से होता है। फिर नाइट्रोजन चक्र का, है ना, तो ये मुक्त अवस्था में जो है ये आसानी से नाइट्रोजन का उपयोग काफ़ी सजीव नहीं कर पाते हैं। तो इनकी जो 4 क्रियाएं हैं, कौन सी 4 प्रक्रियाएं हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन का, है ना, रूपांतरण नाइट्रेट और नाइट्रेट में होता है। उसी प्रकार अमोनीकरण में सजीवों के अवशेष, उत्सर्जित पदार्थों का विघटन होकर अमोनिया गैस मुक्त होती है। बहुत शॉर्ट में दिया है,
नाइट्रीकरण, फिर अमोनिया का रूपांतरण नाइट्राइट और नाइट्रेट में होता है बच्चों। उसके बाद में डीनाइट्रीकरण, तो डीनाइट्रीकरण यानी क्या हो गया बच्चों, जो नाइट्रोजन के यौगिक है नाइट्राइट नाइट्रेट, इनका सब का रूपांतरण गैसीय नाइट्रोजन में होता है, उस क्रिया को हम डीनाइट्रीकरण ऐसा कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आज का आपको जो पढ़ाया हुआ क्रम है, संकल्पना है, ये समझ में आई होगी। और बच्चों, इसी उम्मीद के साथ में मैं चाहूँगी कि आप वीडियोस को अपने समय अनुसार देखिए, टेक्स्ट बुक खोलिए और जो कृतियाँ आपको बताई गई है, कृपा करके ये कृतियाँ करने की कोशिश कीजिए। एक आपको और होमवर्क देती हूँ, इन सब का मैं डालने वाली हूँ व्हाट्सएप पे, आप इसका ये मत लीजिए, सिर्फ आप करते जाइए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे ये सूर्य है, क्या है बच्चों, ये सूर्य है ना। सेम वही है, अलग अलग कृतियाँ हमने आपको प्रकार बताए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब इसमें भी आपको एरोज बनाने हैं कॉपी में बना के। तो जैसे एक उदाहरण देती हूँ, उत्पादक है ये वनस्पति, तो ये वनस्पति को ये बकरी भी खाएगी, टिड्डी भी खाएगी, तो ये दोनों इसको खा सकते हैं। ऐसे जैसे यहाँ पे अपने जो खाद्य जाल बनाया है ना, चार श्रृंखला बना के, तो इस प्रकार से ये भी एक प्रकार की कृति है। उसी प्रकार से फिर देखिए, ये जो है गाय, ये भी खाएगी। तो इस प्रकार से एक जो स्तर पे जो प्राथमिक भक्षक है, उत्पादक है, वो अन्य सजीवों का भी आहार हो सकता है। क्योंकि उसी तरह से ये खाद्य जाल जो आप देख रहे हो ना पिछली क्लास में, जो फूड वेब है, ये जो हमने पढ़ा था, तो ये भी एक अनेक प्रकार की है। और आपके परिसर में यदि इस प्रकार के आपको कुछ दिखती हैं, है ना, आहार श्रृंखला, उससे खाद्य जाल बनता है, तो ये आपका प्रोजेक्ट भी हो जाता है कि आप अपने परिसर में इस प्रकार से आप तैयार कीजिए। और आप बच्चों तैयार करने के बाद में फिर इसको बताइए कि किस प्रकार से आप इसको लिख सकेंगे। तो जब आप ऐसे कृति कर करके छोटी छोटी कृतियाँ करेंगे बच्चों, तो आप आसानी से जो है कोई भी संकल्पना समझने के बाद में जब परीक्षा आएगी तो आप अच्छे से लिखने में सफल होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, एक बात और बताना चाहूँगी कि ये छोटी छोटी कृतियाँ, भले आप बॉक्स बनाओ, एरो बनाओ, कलर स्केच पेन से एरो बनाओ, तो ये सब कृति करने से हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं, सोचते हैं, हम थिंकिंग करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और फिर कुछ निष्कर्ष पे निकलते हैं कि नहीं, ये संकल्पना इस प्रकार से हमें समझ में आई। तो ये सब कृति दिखाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि जो भी आपके पास साहित्य है ना, खिलौने हैं, जो भी है, जो हमारे साधन, शैक्षणिक साधन तंत्र जो बन सकते हैं, तो टीचिंग एड्स हम इस प्रकार से यूज़ करते हैं कि आपको इससे फ़ायदा हो सके, आपको संकल्पनाएं समझ में आए। तो इसीलिए ये कृतिशील शिक्षण जो कहते हैं, इसी तरह से हमको पढ़ना है, और हमारा नवीन अभ्यासक्रम भी इसी पर आधारित है, ये आप सब जानते हैं। तो बच्चों, इस आशा के साथ कि आपको ये समझ में आया हो गया, तो बच्चों हमारा जो कौन सा 7वां प्रकरण, 7th लेसन है ना, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, यानी परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, तो साइंस 2 में भी इस प्रकार से आपके 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप पढ़िए, समझिए और वीडियोस देखिए। जब आपको टाइम, आपके पेरेंट्स घर में आ जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करिए बच्चों। तो ये उम्मीद के साथ में हम अपनी क्लास यहाँ पे आज एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।